जय हिंद साथियों, यदि आपने भी सीटेट सितंबर 2026 पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, इस फास्ट रिवीजन के क्रम में वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। साथियों, महामैराथन है 100 प्रश्नों का विशेष व्याख्या के साथ, लेकिन कोशिश किया गया है फास्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने के क्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन समानता के साथ विविधता का सबसे सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प आप पढ़ लीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। साथियों, यदि आपको उत्तर मालूम हो तो कमेंट करके भी बताते रहना है और लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने प्रश्न सही हुए, ये बताइएगा। और ये सभी प्रश्न मेरे भाई एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से लिए गए प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके किताब के एक चैप्टर से लिया गया प्रश्न है और आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। इसी टाइप का प्रश्न ये नहीं था, इसी टाइप का प्रश्न था इस चैप्टर से। साथियों, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। ध्यान से समझिए, दोनों बच्चों की रुचि रचनात्मक गतिविधियों में होने के कारण समानता दिखती है, लेकिन उनकी पसंद का प्रकार अलग है। साथियों, एक को रंग भरना पसंद है और दूसरे को चित्र बनाना, जो विविधता को दर्शाता है। इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मेरे भाई देखिए, बताइए। प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था और इसे कब लिखा गया था, ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित प्रश्न है कि उन्होंने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में अनेकता में एकता की बात की है और 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना है, चारों पढ़िए और सही उत्तर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ध्यान रखिए साथियों, सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। इस पुस्तक में उस शब्द का जिक्र है, यानी अनेकता में एकता इस शब्द का जिक्र है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर तो ये होता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया विकल्प ए सही है। अच्छा, ये बात आप जान लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया सन 1944 में अहमदनगर किले के कारावास के दौरान, जब उनको अहमदनगर किले में बंद रखा गया था, उस समय उन्होंने इसे लिखा था और 1946 में यह प्रकाशित हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, जिसमें आपकी बात की गई है अनेकता में एकता की। साथियों, सीटेट एग्जाम में एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की विविधता को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत की सतह पर भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भले भिन्न भिन्न धर्म है, संस्कृतियां दिखती हैं, परंतु अंदर से पूरा देश एक है। ठीक है ना, अंदर से पूरा देश मजबूत है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा और इसी को अंतर्निहित किया गया है और ये एकता से जुड़ा है। तो इसी बात को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं फिर विकल्प पे चलते हैं, या फिर चारों विकल्प आप देख लीजिए, आपके सामने है और आपको बताना है। साथियों, प्रश्न यह है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, ये बताइए। बताइए, विविध समाज के संबंध में 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों में विविधताएं और भिन्नताएं पाई जाती हों। ठीक है ना। देखिए, विविध समाज क्या होता है, तो मेरे भाई इसको बहुत
आराम से समझिए, सवाल कई बार पूछा गया, रिपीट किया गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। जहां लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, भिन्न संस्कृतियों का पालन करते हैं और जिनके रीति रिवाज और खान पान अलग होते हैं, भारत इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। ऐसे स्थान को हम विविध समाज कहते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है। देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा या समाज में विविधता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा उदाहरण है। 4 विकल्प है और आप बताइए कि कक्षा या समाज में विविधता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। तो मेरे भाई, सबसे अच्छा उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपनी मातृभाषा में संवाद करना और उसका सम्मान करना। देखिए, अपनी मातृभाषा में बोलना भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है। साथियों, इससे विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों और संस्कृतियों के बीच आपसी संवाद मजबूत होता है और बच्चों में अपनी भाषा व संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जागृत होता है। ये ध्यान रखिएगा साथियों, क्लास में भी विविधता, भाषा की विविधता हो या कोई भी, ये संसाधन के रूप में कार्य करता है, ना कि व्यवधान या बाधा के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5 और आपको बताना होगा कि सही उत्तर इसका क्या होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न है, प्रश्न पहले पढ़िए फिर विकल्प की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है साथियों कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के शिक्षण को अधिक समावेशी और प्रभावी कैसे बना सकता है। बताइए कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के शिक्षण को अधिक समावेशी और प्रभावी कैसे बना सकता है। अब हम आपको 4 विकल्प दिखाते हैं, चारों विकल्प आप पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। बताइए सही उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी छात्रों के व्यक्तिगत अनुभवों और स्थानीय उदाहरण और उनकी संस्कृतियों को पाठ में शामिल करके समावेशी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथियों, कभी भी हमें रटने पे जोर नहीं देना है। इस तरह के जब भी विकल्प आपको दिखे काट दीजिए, क्योंकि ऐसे विकल्प नकारात्मक होते हैं। ठीक है ना? सख्ती से, कठोर से, ये भी नकारात्मक हैं। ऐसे भी विकल्पों को हमें एलिमिनेट कर देना है, काट देना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न है कि 1857 के महान विद्रोह के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के क्रांति से संबंधित प्रश्न है और पहला कथन कहता है कि 1857 का विद्रोह केवल एक छोटा सैन्याधिकार असंतोष था जिसमें आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा कह रहा है कि यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक बहुत बड़ा सक्रिय और हिंसक सशस्त्र विद्रोह था। तीसरा कह रहा है कि इस विद्रोह में सिपाहियों, किसानों और राजाओं ने बड़े पैमाने पर सहभागिता की थी। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। मेरे भाई, 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल दूसरा और तीसरा। मेरे भाई, 1857 का विद्रोह कोई निष्क्रिय या अप्रतिकारी आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ एक व्यापक और सक्रिय और हिंसक सशस्त्र संघर्ष था, जिसमें देश के सिपाहियों और विशाल जनसमूह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इसलिए हमारा कथन पहला गलत था, लेकिन दूसरा और तीसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो, मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, पहले पढ़ लीजिए फिर हम विकल्प के तरफ चलते हैं। प्रश्न है साथियों कि भारत की समृद्ध विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि भारत की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। दूसरा, लंबे इतिहास और भौगोलिक विविधता के कारण
यहाँ लोगों की जीवन शैली में भिन्नता दिखाई देती है। और तीसरा, भारत की भाषाई विविधता के अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार 122 मुख्य भाषाएं और 1599 उपभाषाएं शामिल हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप पहले विकल्प देखिए और बताइए। सही उत्तर पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूं। मेरे भाई सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन हमारे सही हैं। ध्यान रखिए, भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है, लगभग 5000 वर्ष पुराना, और भौगोलिक रूप से समृद्ध है। साथियों, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 122 मुख्य भाषाएं और 1599 उपभाषाएं यानी बोली जाती हैं, उपभाषाएं बोली जाती हैं, जो भाषाई विविधता को दर्शाती है। इस तरह मेरे भाई सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए है और आपको बताना है। बताइए, अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसल कटाई के त्योहारों और उनके राज्यों का सही सुमेलन कीजिए। एक तरफ है लोहड़ी, दूसरे तरफ है पंजाब, एक तरफ है भोगली बिहू, दूसरे तरफ है असम, एक तरफ है खिचड़ी पर्व, दूसरे तरफ है बिहार उत्तर प्रदेश, और एक तरफ है पोंगल, दूसरे तरफ है तमिलनाडु। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। देखिए साथियों, सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यानी पहला पहले से सही था, दूसरा दूसरे के लिए सही था, तीसरा तीसरे के लिए सही था, और जो डी था वो चौथे के लिए सही था। मतलब लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अच्छा, ये सभी फसल कटाई वाले त्योहार हैं। फसल जब कटता है ना मेरे भाई, तो फसल कटाई में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोहड़ी जो है आपके पंजाब में मनाया जाता है, भोगली और बिहू मेरे भाई असम में मनाया जाता है, वहीं खिचड़ी पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और साथियों जो पोंगल है वो तमिलनाडु में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, जो देश की सांस्कृतिक और एकता को बताता है। ये ध्यान रखिएगा साथियों। ये वाला जो आपका पोंगल तमिलनाडु वाला जो है ना पोंगल, साथियों बहुत एग्जाम में पूछता है कि पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से है, बिहू असम से है, लोहड़ी पंजाब से है, और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में साथियों इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और हमारे तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। हम आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रश्न है, बताइएगा मेरे भाई कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की गई है? बताइएगा कि देश के नागरिकों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की गई है? तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 15। ध्यान रखिए, विकल्प बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर बी सही है। साथियों संविधान के अनुसार कि ध्यान दीजिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसल कटाई के त्योहारों और उनके राज्यों का सही सुमेलन कीजिए। 4 ये आपके सामने राज्य और त्योहार दिए गए हैं। अब आपके सामने जो विकल्प है, बताइए कि क्या ये सही सुमेलित हैं, कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, जो सही सुमेलित होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लोहड़ी पंजाब में, भोगली बिहू और असम में। ध्यान से इसको देख लीजिए, मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो लोहड़ी है मेरे भाई, ये पंजाब में मनाया जाता है, फसल कटाई का एक त्योहार है। भोगली बिहू असम में मनाया जाता है, खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है, वहीं पे साथियों पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। साथियों ये सभी फसल कटाई के दौरान मनाया जाने वाला त्योहार है, जो हमारे देश की एकता और संस्कृति को दिखाता है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है पोंगल के बारे में, ठीक है ना। और ये सभी फसल कटाई के अवसर पर हम मनाते हैं साथियों, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी पर्व कहते हैं बिहार उत्तर प्रदेश में, उसे ही पोंगल कहा जाता है। ये सभी त्योहार आपके फसल कटाई के अवसर पे मनाए जाते हैं। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है। सवाल ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान किया गया है? ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, पहले तो आप कमेंट करके बताइए यदि सही उत्तर मालूम है तो। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 15। साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसके अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। वहीं आर्टिकल जो 14 है मेरे भाई, अनुच्छेद 14 है, वो समानता का अधिकार है। वहीं जो आर्टिकल 17 है वो आपके अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का विरोध करता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सवाल यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसी बात किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 है। सवाल यदि ये हो कि किसी भी नागरिक के लिए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 है। वहीं पे अगर सवाल ये पूछा जाए कि स्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 17 है मेरे भाई, अनुच्छेद 17 है। ये सभी फैक्ट और सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आप बताइएगा। सभी प्रश्न मेरे भाई ध्यान रखिए, एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से लिए गए प्रश्न हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे भाई प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? बताइए, यानी हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? अभी चूंकि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप वहां से भी समझ सकते हैं कि आपके कितने भाषाओं में पेपर पूछा जाता है लैंग्वेज वाला। तो ध्यान रखिए 22 भाषाएं, विकल्प सी सही है मेरे भाई। देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है मेरे भाई और आपको बताना है। पहले प्रश्न पढ़िए फिर हम विकल्प देखते हैं। प्रश्न है कि विभिन्न राज्यों और उनके प्रमुख लोक नृत्यों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ है पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दूसरे तरफ है भांगड़ा और गिद्दा, कथकली और मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अब आपको बताना है कि किस राज्य का संबंध किस नृत्य से है या किस नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मेरे भाई 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। मैं और छोटा कर देता हूं और आपको समझ आ रहा होगा विकल्प और कथन। अब आप देखिए और बताइए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको पहले से मालूम है तो आप जरूर वहां पे क्वेश्चन नंबर जैसे 11 है और उसके आगे जो भी सही आंसर हो, ए हो तो ए लिखिए, बी हो बी लिखिए, सी हो तो सी लिखिए, डी हो तो डी लिखिए। ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई। ध्यान दीजिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए का संबंध दूसरे से है। ठीक है ना, ए का संबंध किससे है? दूसरे से है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, सही उत्तर ए नहीं बी है, सॉरी, सही उत्तर आपका बी है। यानी पहले का संबंध पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से। मेरे भाई भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वहीं पे मेरे भाई केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी महत्वपूर्ण वहां के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वही अगर हम तमिलनाडु की बात करें मेरे भाई तो भरतनाट्यम वहां का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। मेरे भाई कमेंट करके जरा आप ये बताइए कि कथक जो है, कथक वो कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। अब हम आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 और आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। सवाल है मेरे भाई कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों में सबसे मुख्य कारण क्या था। विकल्प आप पढ़िए और आप सही उत्तर का चयन करिए। चलिए विकल्प देख लिए, अब सही उत्तर बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पुरानी जो ब्राउन जो बैंस बंदूक थी ना, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह था, ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। ध्यान रखिए, ये प्रमुख कारण यही था। ठीक है ना, उस समय के तत्कालिक प्रमुख कारणों में एक कारण ये भी था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 13, और सवाल यह है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को स्थापित करने के लिए संविधान में किन प्रमुख अनुच्छेदों के माध्यम से प्रावधान किए हैं? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर बताना है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 14, 15, 17 और 18। ये सभी विकल्प आपके सी सही हैं। 14 भी सही है, 15 भी सही है, 17, 18 सभी सही है मेरे भाई, विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए, आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है, वहीं आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग आधारित भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 17 मेरे भाई अस्पृश्यता का अंत करता है, वहीं आर्टिकल 18 उपाधियों के समाप्ति से संबंधित है। तो ये जितने अनुच्छेद हैं सभी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं नागरिकों के सुरक्षा के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। तो विकल्प सी आपका सही है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय साहित्य की विशेषता और एकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय साहित्य बहुत प्राचीन और समृद्ध है। दूसरा, इसमें भाषा, लेखन शैली और तकनीक में विविधता पाई जाती है। दूसरा और तीसरा है मेरे भाई कि इसके बावजूद सभी सांस्कृतिक कृतियों में एक रूपता यानी यूनिटी की भावना झलकती है। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, बताइए। ध्यान रखिए, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी हमारे सभी विकल्प सही हैं, सभी कथन सही हैं। क्यों सही हैं? तो ध्यान से समझिए मेरे भाई कि भारतीय साहित्य अपनी प्राचीनतम समृद्धता, अलग अलग लेखन शैली और तकनीकियों के लिए जाना जाता है। इन विभिन्नताओं के बावजूद इसकी कृतियों में भारतीय समाज की मान्यताएं, परंपराएं और इनकी एकता का स्पष्ट रूप से झलक मिलता है हमें, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाता है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे भाई, आपको बताना है, प्रश्न देख लीजिए फिर हम विकल्प पे चलते हैं। प्रश्न है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प आपके सामने है, विकल्प पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका कोई सामाजिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक प्रभाव नहीं है। यह विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि हमसे गलत विकल्प पूछा था और यह बात गलत है कि रामायण और महाभारत का केवल धार्मिक ग्रंथ है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसका प्रभाव नहीं है। यह बात बिल्कुल गलत है साथियों। देखिए, रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये भारत की बहुमूल्य सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर है जो समाज की मान्यताओं, संघर्षों और आदर्शों को दिखाती हैं। इसीलिए हमारे विकल्प बी असत्य हैं, इसीलिए सही कथन विकल्प बी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 16 है और आपको बताना है, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं फिर विकल्प पे चलते हैं। साथियों, प्रश्न है कि वर्ष 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे? एक्ट ऑफ 1858, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, ये आपको बताना है अधिनियम 1858 के द्वारा। बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। दूसरा कि भारत के शासन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तीसरा कि देश के सभी शासकों को एक आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके क्षेत्र पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। और चौथा कि उपर्युक्त सभी परिवर्तन किए गए जो ऊपर दिए गए हैं। साथियों, अब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से सभी परिवर्तन किए गए। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने नया अधिनियम पारित कर कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। ठीक है ना। और भारत सचिव का पद सृजित किया गया और राजाओं को भविष्य में राज्य न हड़पने का आश्वासन दिया गया। ये ध्यान रखिए, आपका विकल्प डी सही है। ठीक है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है,
बताइएगा। प्रश्न ये है मेरे भाई कि आदिवासी समाज और महाकाव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप पढ़िए और फिर सही उत्तर का चयन करिए। पढ़िए, बताइए कौन सा विकल्प इसका सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसके सभी कथन सही हैं, विकल्प डी हमारा सही हो जाता है, ठीक है ना। सभी कथन क्या हैं, सही हैं। ये बात सही है कि पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र की कई जनजातियों की अपनी कथाएं रामायण और महाभारत से मिलती जुलती हैं, ठीक है ना, जो यह दर्शाती हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव दूर दूर तक फैला है, ठीक है। और ये महाकाव्य केवल शास्त्रीय साहित्य न होकर लोक साहित्य और परंपराओं का भी हिस्सा है। इस तरह से हमारा सभी विकल्प बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक तरफ उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूरब और पश्चिम भारत है, एक तरफ गेहूं और जौ है, दूसरी तरफ चावल है, एक है विभिन्न दालें और उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कौन सा युग्म सही है, सही सुमेलित है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर सही सुमेलित की बात करें तो उपर्युक्त में से सभी विकल्प सही हैं, यानी उत्तर भारत गेहूं और जौ, दक्षिण भारत में चावल, पूर्व और पश्चिम भारत में विभिन्न दालें, ये सभी बात ठीक है। देखिए, भारत में व्यंजनों और पकवानों की बहुत विविधता पाई जाती है। जहां उत्तर भारत में मुख्य आहार के रूप में गेहूं और जौ जैसी फसलों को लिया जाता है, वहीं पे आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में ज्यादातर चावल का प्रयोग होता है। साथ में वहीं पूर्व और पश्चिम भारत में विभिन्न प्रकार की दालें प्रमुख रूप से उपयोग की जाती हैं, जो हमारी संस्कृति का पहचान है साथियों। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि भारत के प्रसिद्ध साड़ियों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। आपको बताना है, एक तरफ है बनारसी साड़ी, दूसरे तरफ है उत्तर प्रदेश, एक तरफ है कांजीवरम साड़ी, दूसरे तरफ है तमिलनाडु, एक तरफ है पेढ़ड़ी साड़ी और दूसरे तरफ है महाराष्ट्र और पटोला, पटोला गुजरात। अब आपको ये बताना है कि उपर्युक्त में से, चौथा विकल्प कह रहा है कि उपर्युक्त में से सभी जोड़े सही हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या सभी सही हैं या केवल ए सही है, बी सही है या सी सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, यानी बनारसी साड़ी का संबंध वाराणसी से है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं कांजीवरम साड़ी का संबंध मेरे भाई तमिलनाडु से है। वहीं पेढ़ड़ी साड़ी का संबंध महाराष्ट्र से है। पटोला का संबंध गुजरात से है। ध्यान रखिए, ये वस्त्र की संस्कृति, ये हमारे भारत की विविधता को दर्शाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, फिर विकल्प पे चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत में फसल कटाई से जुड़े विभिन्न त्योहारों और उनके क्षेत्रीय नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक तरफ उत्तर भारत लिखा है, उत्तर भारत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उसके आगे लिखा है मकर संक्रांति। गुजरात में लिखा है उत्तरायण, तमिलनाडु में लिखा है पोंगल, असम में बिहू और उपर्युक्त में से सभी युग्म सही सुमेलित हैं। तो अब आपको बताइए, क्या सही सभी सही है या इनमें से जो सही है वो आपको बताना है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो देखिए, फसल कटाई में विभिन्न स्थानों पे विभिन्न त्यौहार अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। इनका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उत्तर भारत और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हम मकर संक्रांति फसल कटाई में मनाते हैं, जिसे कहीं कहीं खिचड़ी भी कहा जाता है। वहीं मेरे भाई गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। सभी फसल कटाई के त्यौहार हैं साथियों, इसलिए हमारे सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं, ये ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है और आपको बताना है, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं फिर विकल्प देखते हैं। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के बीच
खानाबदोश समुदाय के जीवन और उनकी परिस्थितियों को समझने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील और सार्थक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है और आप बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें से सबसे सही होगा मेरे भाई। देखिए, चारों विकल्प आपको देखना है और आपको बताना है, बताइए। ध्यान दीजिए, इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कल्पना कीजिए। विद्यार्थियों को शिक्षक कहेंगे कि कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं और हर 3 महीने के उपरांत अपना स्थान बदलते हैं। यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये संवेदनशील और सार्थक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस तरह के प्रश्न ध्यान रखिए, यह प्रश्न विद्यार्थियों को केवल रटने या तथ्यात्मक जानकारी तक सीमित नहीं रखता उन्हें, बल्कि उस समुदाय के जीवन और परिस्थितियों से संबंधित सहानुभूतिपूर्ण जुड़ने और उनकी बदलती परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और आत्मसात करने में सहायता प्रदान करता है इस तरह के प्रश्न। तो मेरे भाई, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से लिए गए हैं। साथियों, इसमें आसान से कठिन तक के प्रश्न, सभी प्रश्नों का मिक्सर है। मेरा प्रयास है, चूंकि आज छुट्टी था तो मेरा प्रयास ये था कि आपको एक इतना बेहतरीन क्लास दिया जाए जिसमें संपूर्ण आपका एसएसटी कवर हो जाए। तो इसी कड़ी में एक प्रश्न आपके सामने बढ़ रहा है। साथियों, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और अपना फीडबैक, सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बताइएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिए, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं फिर विकल्प देखते हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कक्षा में लैंगिक भूमिका के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात पर विशेष बल देना चाहिए, बताइए। चलिए अब हम विकल्पों की तरफ चलते हैं, बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, पढ़िए और सही उत्तर आपको बताना है, बताइए। प्रयास करिए, क्वेश्चन पढ़िए, विकल्प को प्रयास करिए, बाकी तो हम सही बताने के लिए हैं ही आपको। ध्यान दीजिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने और उस पर विचार करने की आवश्यकता पर। ध्यान रखिए, यह किस पर बल देता है? समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता और सार्थक रूप से संबोधित करने और उस पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देता है कक्षा में लैंगिक भूमिका के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षक को। ये ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिकाओं पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य समाज में जो व्याप्त हमारी रूढ़िबद्धता है उसको तार्किक रूप से समझना और उसे संबोधित करना ऐसा होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में समानता की समझ विकसित हो सके। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और आपको बताना है। ये अगला जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मौखिक इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक उपयुक्त स्रोत नहीं माना जा सकता है, बताइए। मौखिक इतिहास के संदर्भ में सवाल ही है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त स्रोत नहीं माना जा सकता है। 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यान दीजिए और सही उत्तर बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गए किसी भी व्यक्ति की स्मृतियां और अनुभव। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने वाले सेनानियों के मौखिक स्मरण। तीसरा, कि किसी विद्वान द्वारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करते समय मौखिक रूप से दी गई व्यक्तिगत राय जो इतिहास की घटना न होकर वर्तमान नीतिगत संदर्भ से जुड़ी है। और चौथा, कि स्थानीय बुजुर्गों द्वारा अपने पूर्वजों के समय के गांवों के बदलावों की कहानियां। अब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा इसमें। ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर किसी विद्वान द्वारा दी गई बात या नीतिगत राय मौखिक इतिहास का स्रोत नहीं है, क्योंकि इतिहास का संबंध अतीत की घटनाओं से होता है। बात समझ में आ रहा है ना, न कि वर्तमान समय के प्रशासनिक या शैक्षिक सुधारों पर दी गई तत्कालिक टिप्पणी से। बात क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है और प्रश्न ये है मेरे भाई कि बच्चों के साथ शिक्षण गतिविधियों का उपयोग कक्षा में सबसे अधिक प्रभावी कब माना जाता है।
बच्चों के साथ शिक्षण गतिविधियों का उपयोग कक्षा में सबसे अधिक प्रभावी कब माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, कह रहा है कि जब शिक्षिका का उद्देश्य केवल अपनी पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान को किसी तरह पूरा करना हो। दूसरा, कि जब शिक्षिका को यह दृढ़ विश्वास हो कि यह गतिविधि बच्चों के अधिगम यानी सीखने और अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक है। सी कह रहा है कि जब विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा ऐसी गतिविधियां करवाने का सख्त आदेश दिया गया हो। और चौथा विकल्प डी है कि जब सहपाठियों को दिखाने या प्रभावित करने के लिए कोई प्रदर्शन करना हो। अब देखिए, ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जब शिक्षिका को यह दृढ़ विश्वास हो कि यह गतिविधि बच्चों के अधिगम यानी सीखने और अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक है। ध्यान रखिए मेरे भाई, गतिविधि आधारित शिक्षण तभी सार्थक और प्रभावी होता है जब शिक्षक इस बात को लेकर स्पष्ट और आश्वस्त हो जाए कि यह तरीका विद्यार्थियों के कठिन अवधारणाओं को सरलता से समझने में मदद करेगा। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 और सवाल ये है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक उचित और प्रासंगिक है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए सही उत्तर क्या होगा। चारों पढ़िए और सही उत्तर बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में मदद करता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 और सवाल ये है कि एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बहुवचन के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह विचार पर बल देता है कि भारत केवल एक ही अतीत हो सकता है, बाकी सब भ्रामक है। ये कथन गलत है, ध्यान रखिए, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है कि पाठ्य पुस्तक का जो शीर्षक है हमारे अतीत, यह स्पष्ट करता है कि इतिहास किसी एक वर्ग या राजा का नहीं होता, बल्कि समाज के हर वर्ग यानी किसान, कारीगर, आम लोग सभी का अपना अलग और मिला जुला अतीत रहा है। इसलिए कथन सी आपका गलत है, ठीक है ना। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। बताइए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा वो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी अपने कठोर बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है। साथियों, उसने यह सुनिश्चित किया कि राजधानी दिल्ली में अनाजों की कोई कमी ना हो और दाम नियंत्रित रहे। जो बंजारे थे यानी जो घुमंतू व्यापारी थे, उनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों से अनाज ढोकर बाजारों तक पहुंचाने के लिए किया था। तो ये ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 और आपको ये बताना है कि बिदरी कला से क्या तात्पर्य है। बताइए, बिदरी कला से क्या तात्पर्य है। देखिए, चारों में से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी पर किया गया जड़ाऊ काम बिदरी कला कहलाता था। साथियों, बहुत ध्यान से समझिए इसको। बिदरी कर्नाटक के बिदर क्षेत्र में विकसित एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इसमें मुख्य रूप से जस्ता और तांबे के मिश्र धातु पर सोने या चांदी के तारों की बारीकी नक्काशी यानी जड़ाऊ काम की जाती है। और यह शिल्प कला मुगल काल और दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 29 और सवाल ये है मेरे भाई कि आदिवासी यानी जो जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित इतिहास नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में आधुनिक इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखने के लिए किस मुख्य स्रोत का प्रयोग करते हैं।
बताइए। सवाल बहुत बेहतरीन है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपना पिछला इतिहास लिखित नहीं रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो आधुनिक इतिहासकार हैं, अगर उनको आदिवासियों के बारे में इतिहास लिखना है तो मुख्य स्रोत क्या होगा, किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आदिवासी पौराणिक कथाओं और गीतों का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, वस्तुकला में प्रयोग होने वाली पितरा दौरा शैली से क्या अभिप्राय है? मेरे भाई, चार विकल्प आपके सामने है, पितरा दौरा से संबंधित प्रश्न है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह भवनों को सजाने की वह शैली थी जिसमें संगमरमर या बलुआ पत्थर पर बहुमूल्य पत्थरों की जड़ावट की जाती थी। साथियों, ध्यान रखिए, पितरा दौरा मूल रूप से एक इतालवी कला शैली है। कहाँ की कला शैली है? वो इतालवी कला शैली है मेरे भाई, जिसमें संगमरमर या बलुआ पत्थर की सतह पर खांच बनाकर और उसमें आधे बहुमूल्य पत्थर जैसे कि संगमरमर हुआ या पुखराज हुआ, इन पत्थरों को तराश कर बहुत ही खूबसूरती से फिट किया जाता था। और भारत में इसका सबसे शानदार और प्रसिद्ध उदाहरण, इसका प्रयोग आप देख सकते हैं शाहजहां के काल में और इससे पहले आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे में देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और आपको बताना है, प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 9वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला का एक प्रमुख हिस्सा थी? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 31 और सही उत्तर आपको बताना है। बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी भव्य एवं कलात्मक सजावटी प्रवेश द्वार जो है 9वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला का प्रमुख हिस्सा थी। मेरे भाई, ध्यान रखिए, 9वीं शताब्दी के जो भारतीय मंदिर होते थे उनके निर्माण में जो प्रवेश द्वार होता था, यानी एंट्रेंस गेट जो होता था, और मंडप अत्यधिक अलंकृत और सुंदर होने लगे थे। यह मंदिर वास्तुकला की उस शैली को दर्शाता है जहां कला और धार्मिक आस्था का सुंदर समन्वय हुआ। साथियों, ये ध्यान रखना है आपको कि यह 9वीं शताब्दी में स्थापत्य कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडप और प्रवेश द्वार हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है, बताइए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 की क्रांति के वर्ष में भारत में किन 3 प्रमुख स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? बताइए। देखिए साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि वुड डिस्पैच जो 1854 में आया मेरे भाई, कब? 1854 में। उसके संस्तुति के आधार पर ब्रिटिश भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए 1857 में मेरे भाई 3 प्रेसिडेंसी शहरों में 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को खोला गया, जैसे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यानी चेन्नई में। ठीक है ना? यह आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 33 और आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कीरामुखियों ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह वर्तमान भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? तो मेरे भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, 4 विकल्प आपके सामने है। सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। विकल्प सी सही है। देखिए, मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंशों के इतिहास के अंतर्गत 12वीं शताब्दी में कीरामुखियाओं का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नवांचल और मैदानी इलाकों में फैला हुआ था। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध त्रिविभाजन संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 3 प्रमुख राजवंश शामिल थे? साथियों, ये सवाल सीटेट में प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। विकल्प ए सही है आपका। ठीक है ना? विकल्प ए सही है मेरे भाई। कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लगभग 200 वर्षों तक उत्तर और दक्षिण भारत के 3 महाशक्तियां, बंगाल के पाल,
मालवा गुजरात के गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है ना। और इस संघर्ष का अंत होता है गुर्जर प्रतिहार वंश की सफलता के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल या प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो 1784 के मध्य आया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसके विरोध में इस्तीफा देने के बाद जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे तो ब्रिटिश संसद में एडमंड वर्क के नेतृत्व में उन पर बंगाल में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, दमन और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए 1787 में मेरे भाई, कब, 1787 में महाभियोग चलाया गया था। हालांकि लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 1795 में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे। ठीक है ना। कब? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देने के बाद। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए, प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि हमारे सौरमंडल के किन ग्रहों के संयोजन को गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो साथियों, गैसीय ग्रह हम किन्हें कहते हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को कहते हैं। विकल्प ए सही है आपका। ठीक है ना। हाँ, ये गैसों से देखिए, अच्छा, इनको हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं। साथियों, सौरमंडल के बाह्य ग्रह हैं जो गैसीय या जोवियन ग्रह कहा जाए, इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। यह गैसों से बने हैं साथियों, क्योंकि यह मुख्य रूप से ठोस चट्टानों के बजाय हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। इसके अलावा इसके विपरीत देखिए, दो तरह के ग्रह होते हैं, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। साथियों, ये जो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल हैं, यह चट्टानी ग्रह भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये चट्टानों से निर्मित हैं। वहीं गैसीय ग्रह कौन कहलाते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि यह आपके हाइड्रोजन और हीलियम जैसे अनेक गैसों से बने हैं। साथियों, बृहस्पति और मंगल के बीच का जो कक्षा है, जो क्षेत्र है मेरे भाई, वो आपके क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न ये है, बताइए कि इतिहास और काल निर्धारण के संदर्भ में कॉमन एरा से क्या तात्पर्य है। बताइए, कॉमन एरा से क्या तात्पर्य है। साथियों, ये आपके हिस्ट्री के किताब से लिया गया प्रश्न है। कॉमन एरा से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है, सही उत्तर आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह क्रिश्चियन एरा का ही परिवर्तित रूप है, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। साथियों देखिए, ऐतिहासिक तिथियों को वैश्विक स्तर पर एक मानक रूप देने के लिए ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित एडी है। ठीक है ना। क्या है? एडी है। और जो बीसी है, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट के स्थान पर अब आधुनिक समय में कॉमन एरा यानी सी का प्रयोग हम करते हैं। बात फिर से आप समझिए। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित एडी और बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी के स्थान पर अब आधुनिक समय में हम कॉमन एरा यानी सी का प्रयोग करते हैं, और बिफोर कॉमन एरा यानी बीसी शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, भूगोल और इतिहास के शिक्षण में ऐतिहासिक स्थल किसे माना जाता है। बताइए, ऐतिहासिक स्थल किसे कहा जाता है। तो साथियों, वह स्थल जहां अतीत की स्मृति अवशेष मिलते हैं उन्हें हम ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। विकल्प ए आपका सही है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 39 है। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के भीतर जातियों के उभरने और समाज को संगठित करने का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या था। बताइए,
देखिए, इसका सही कारण है कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न संपन्न लोगों की जरूरत थी। इस तरह से आपका विकल्प डी सही हो जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है इसका सही उत्तर। ध्यान दीजिए मेरे भाई। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसे असम में पाए जाने वाले आदिवासी समाज के कुलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखना है और बताना है सही उत्तर। साथियों, इन्हें अहोम कहा जाता था। विकल्प डी आपका सही है। देखिए, असम के इतिहास और जनजातीय व्यवस्था के अंतर्गत अहोम समाज छोटे छोटे कुलों या सामाजिक इकाइयों में बटा हुआ था, जिन्हें स्थानीय भाषा में हम खेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खेल कहा जाता है। और प्रत्येक खेल के पास अपनी विशेष कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। चलिए, प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है। मतलब आर्टिकल 52 में किसका बात किया गया है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। विकल्प बी सही है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है ना, और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसी में निहित होती हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नीति निर्देशक तत्वों को देश के न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरा, कि इनका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समाज कल्याण और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। साथियों, देखिए, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। क्या? नीति निर्देशक तत्व, और इन्हें न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आपके सामने है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको ये बताना है कि आर्य समाज उसके सामाजिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पहला कथन कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्धता को पुनः स्थापित करना था। और दूसरा कथन कि इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर भारत के ग्रामीण कृषिक समुदायों पर पड़ा था, जबकि शहरी शिक्षित वर्ग इससे अछूता रहा। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से विकल्प सही हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी केवल पहला कथन सही है। आर्य समाज का प्रभाव मुख्य रूप से शहरी शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग और व्यापारी समुदायों में था। ग्रामीण कृषक वर्ग इनसे प्रभाव सीमित था, मतलब इसका प्रभाव सीमित था, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है हमारा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा। ध्यान दीजिए कि सत्य शोधक समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। सत्य शोधक समाज, बताइए सही उत्तर क्या होगा। पढ़िए और बताइए। देखिए साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ज्योतिबा फूले का उद्देश्य सर्वजन समाज के माध्यम से ब्राह्मणवादी आधिपत्य को चुनौती देना और शोषितों को शिक्षा प्रदान करना था। इसलिए सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना मेरे भाई 1873 में होती है और महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित की जाती है। सत्य शोधक समाज का मूल दर्शन सामाजिक समानता और दमनकारी नीतियों से छुटकारा देना था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सवाल यदि ये पूछा जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फूले ने। कब की? 1873 में की थी मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है और प्रश्न ये है, आपको बताना है
कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के निलंबन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। पहला कारण कह रहा है यह जो असहयोग आंदोलन था यह इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा, क्योंकि चौरी चौरा की हिंसक घटना ने गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के मूल सिद्धांत को आहत किया था। तीसरा, क्योंकि कांग्रेस के भीतर नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में मतभेद हो गए थे। और चौथा कह रहा है क्योंकि भारी संख्या में नेताओं ने आंदोलन से इस्तीफा दे दिया था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच रहा, साथियों हुआ क्या, समय है 5 फरवरी और 1922। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा हो जाती है और पुलिस थाने में आम पब्लिक के द्वारा आगजनी कर दी जाती है। इसके बाद गांधी जी ने महसूस किया कि देश अब अहिंसक आंदोलन की तरफ जा रहा है, इसलिए इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, अब आपको बताना है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि इंकलाब जिंदाबाद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है कि यह नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। दूसरा, कि इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है, लेकिन इसके रचनाकार हसरत मोहानी थे। तीसरा, कि यह नारा केवल चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत पहचान थी। और चौथा, कि इसका प्रयोग सबसे पहले 1857 के विद्रोह के दौरान किया गया था। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो भगत सिंह जी को जाता है, लेकिन इसके रचनाकार जो हैं वो हसरत मोहानी थे। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे 1920 में मेरे भाई 1920 के दशक में या ये कह सकते हैं 1920 के दशक के अंत में क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे जन जन तक पहुंचाया और इसे स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक बना दिया, इनकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित और आपको बताना है। देखिए, कथन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। कारण है कि उन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखने और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर पहला, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरे भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना की और साक्षरता को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि यूरोपियों के भारत आगमन के क्रम को तार्किक रूप से व्यवस्थित कीजिए। बताइए कौन सही है विकल्प। सही विकल्प है मेरे भाई ऑप्शन नंबर दूसरा, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। साथियों, भारत में आने वाले जो भी यूरोपीय शक्तियां हैं उनका जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, जिसमें आप जानते हैं वास्को डिगामा आया 1498 में। ठीक है ना, कब आया मेरे भाई, 1498 में। उसके बाद डच आए 1602 में, फिर अंग्रेज आए 1608 में और फ्रांसीसी आए 1664 में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, बताइएगा। सवाल है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे जाने के ऐतिहासिक घटना क्या थी। बताइए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे जाने की ऐतिहासिक घटना क्या थी। तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी यह टिप्पणी 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी की साधारण वेशभूषा यानी धोती कुर्ता को देखकर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विंस्टन चर्चिल ने अपमानजनक रूप में उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर है
50 और सवाल ये है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में नेतृत्व और स्थान का गलत मिलान पहचानिए। ऐसा कौन सा स्थान है जो गलत मिलान है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी मेरठ तात्या टोपे। ध्यान रखिए, मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व भारतीय सिपाहियों ने किया था, जबकि तात्या टोपियों का जो तात्या टोपे थे उनका मुख्य केंद्र था कानपुर। कहाँ था मेरे भाई? कानपुर में था। ध्यान रखिए, कानपुर और ग्वालियर में था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है और आपको बताना है, सवाल है कि भारत के पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं ये थी कि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन का अंत और क्राउन का शासन शुरू होना, ये मुख्य विशेषता थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की। साथियों 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग ही कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहले वायसराय थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर है 52 और प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे और इसका भारत की नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी विकल्प दूसरा सही है, पार्मस्टन। इनके कार्यकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था, यह ध्यान रखिए। देखिए 1857 के विद्रोह के समय पामस्टन, जिन्हें लॉर्ड पामस्टन भी कहा जाता है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इसी विद्रोह के परिणामस्वरूप 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका के माध्यम से कौन सा महान व्यक्तित्व दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी VR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखिए 1927 में, कब मेरे भाई? 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में जो छुआछूत फैल रहा है उसका विरोध करना और उस पर आवाज उठाना। साथियों सवाल पूछा जाए बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने लिखी, तो डॉक्टर VR अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका कब लिखी गई, तो 1927 में। बहिष्कृत भारत पत्रिका का उद्देश्य क्या था, तो छुआछूत का विरोध करना और समाज में दलितों के उनके उत्थान के लिए बात करना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 54 और आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, बताइए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना का कारण था। साथियों 1928 में, ध्यान रखिएगा 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव आदि ने फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इनका मानना था कि केवल संवैधानिक तरीकों से ही आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग भी चुना। तो विकल्प बी यानी दूसरा आपका सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर हम विकल्प देखते हैं। सवाल है कि पृथ्वी की विशिष्ट स्थिति और उसके जीवन सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मेरे भाई कथन कि पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है। दूसरा कारण है कि पृथ्वी पर पानी, हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। तो मेरे भाई सही जो उत्तर आपका होगा ना, ध्यान रखिए, वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी A और R दोनों बिल्कुल ठीक है और R A की व्याख्या करता है। यानी ये बात सही है कि पृथ्वी अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी सब कुछ जीवन जीने के लिए उपयुक्त है, उपस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है, ध्यान रखिए। प्रश्न ये कह रहा है कि ग्रीनविच याम्योत्तर और समय की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
4 विकल्प आप पढ़िए और सही उत्तर बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी जब सूर्य प्रमुख याम्योत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तब यही जो कथन है वो ग्रीनविच याम्योत्तर के स्थिति के संबंध में सही है। साथियों, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर हो रहा होगा। 0 डिग्री देशांतर प्रमुख याम्योत्तर है जो ग्रीनविच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी को डिग्री में मापा जाए तो उसका मान कितना होगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यदि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच के दूरी को हम मापें तो उसका जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। विकल्प तीसरा सही है। देखिए, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी यदि अंश में मापें, हम डिग्री में मापें तो यह 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि अक्षांश विषुवत रेखा होती है, ये ध्यान रखिए। सॉरी, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 डिग्री जो अक्षांश है वो विषुवत रेखा होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, ठीक है। पूरा ग्लोब 360 डिग्री और दो हिस्से में 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि पृथ्वी के कटिबंधों और तापमान की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। सवाल फिर समझिए, उत्तर गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। कारण है कि शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता तथा किरणें तिरछी पड़ती है और कम गर्मी पैदा होती है। अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। 4 विकल्प आपके सामने आ रहा है, चारों में से सही विकल्प बताइए। ध्यान रखिए साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला यानी ए और आर दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि वहां सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है मेरे भाई? शीत कटिबंध, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है? साथियों, पहला कथन है कि निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। दूसरा कि महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होती है। तीसरा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है वायु यानी हवा। चौथा, किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह पर दाब की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको बताना है कि कौन से विकल्प सही होंगे। 4 विकल्प आपके सामने हैं मेरे भाई, आपको बताना है सही उत्तर। ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी केवल तीसरा कथन सही है, यानी पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। क्षैतिज रूप में गतिशील हवा को ही हम पवन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है? अशोक नाम का लड़का है, उसको अपने किसी संबंधी से मिलने मुंबई से दिल्ली जाना है, तो अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर बताइए। इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बी, सी और डी। देखिए, जल मार्ग से नहीं जा पाएगा, लेकिन 3 विकल्प सही हैं, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन संरक्षण में अधिकतर कारखानों यानी फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है?
निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में प्रयोग में लाया जाता है, आपको बताना है। साथियों सही उत्तर है कोयला। ध्यान रखिए कोयला एक बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग भारत में अधिकांश कारखानों और विद्युत उत्पादन के लिए वाष्प इंजनों में किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62 और सवाल ये है कि निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चयन करिए। साथियों कथन है कि ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कारण है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। साथियों अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प आपके सामने है, ध्यान रखिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आपको बताना है। पहले प्रश्न देखिए फिर आप बताइए। कह रहा है कि फसलों को उन देशों के साथ जहां ये फसलें अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं के साथ सुमेलित कीजिए। अब आप देखिए ये है, एक तरफ पटसन, चाय, कॉफ़ी और कपास है, दूसरे तरफ ब्राज़ील, मिस्र, ब्राज़ील एवं कोलंबिया, केन्या एवं श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। पढ़ लिए। अब कौन सा फसल किस देश में होता है ये मिलान करना है। आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। रखिए मेरे भाई, पटसन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत एवं बांग्लादेश है, तो ए का संबंध 4 से हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं ध्यान रखिए कि चाय के लिए केन्या और श्रीलंका जाना जाता है, तो केन्या और श्रीलंका बी का संबंध 3 से हो जाएगा। वहीं पे कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील और कोलंबिया जाना जाता है, तो ब्राज़ील और कोलंबिया सी का दूसरे से हो जाएगा। और कपास के लिए ब्राज़ील और मिस्र जाना जाता है, तो डी का संबंध ए से हो जाएगा। इस तरह आपका सही ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ये आपके सही सुमेलित होंगे। अब आगे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसी राज्य का वर्तमान राज्यपाल या संघ राज्य का मंत्री राष्ट्रपति पद के लिए लाभ के पद के दायरे में आता है जिससे वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। विकल्प अब आपके सामने है, 4 विकल्प हैं, आप बताइए सही उत्तर मेरे भाई। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिए इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं मेरे भाई, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसलिए कथन दूसरा गलत है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन में 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि लाभ का पद नहीं माना जाता है, चाहे आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री कुछ भी हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 65 नंबर और सवाल है, बताइएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। दूसरा कारण कह रहा है कि इस प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात और संसद के सदस्यों के मतों में एकरूपता बनी रहे। अब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए साथियों,
4 विकल्प आपके सामने है और आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर पहला, यानी ए और आर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होकर के एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। साथियों, इसमें प्रत्येक विधायक और सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए विशिष्ट सूत्र का उपयोग किया जाता है। चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल, वेतन और शपथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए, विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, पद की शपथ। दूसरा कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उनकी अनुमति के बिना कमी की जा सकती है। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी केवल पहला कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का होता है और उनके कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों और भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। ठीक है ना, इसलिए कथन दूसरा गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। साथियों, ये बताइएगा, पहले हम प्रश्न पढ़ें फिर विकल्प देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन हम देखते हैं। 3 कथन है, आप बताइए। पहला कथन है कि केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं और देश की सभी नीतियां उन्हीं के नामों से संचालित होती हैं। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG तथा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। C कह रहा है कि राष्ट्रपति को देश के किसी भी नागरिक को सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को पूरी तरह माफ करने या बदलने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है मेरे भाई। विकल्प आप देखिए और बताइए। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल A और B यही सही है। ठीक है ना, देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह देश के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्रिपरिषद हो, कोई भी हो। ठीक है ना, चलिए साथ में मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कि राष्ट्रपति के पास सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा के खिलाफ भी क्षमादान की शक्ति होती है, इसलिए हमारा विकल्प C गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है और आपको बताना है कि फेबियन आंदोलन के विचारों और समाज सुधार के दृष्टिकोणों से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जुड़ा हुआ था, बताइए। देखिए सही उत्तर है मेरे भाई एनी बेसेंट, विकल्प A सही है। देखिए फेबियन आंदोलन ब्रिटेन में समाज सुधार और लोकतांत्रिक समाजवाद का एक बौद्धिक आंदोलन था। साथियों, भारत में इस विचारधारा और होम रूल लीग आंदोलन को बढ़ावा देने में डॉक्टर एनी बेसेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि एनी बेसेंट वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि ऐतिहासिक कामागाटामारू की घटना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताइए। कामागाटामारू की घटना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी एक जापानी जलपोत जिसे कनाडा की यात्रा के लिए किराए पर लिया गया था। सही विकल्प ऑप्शन नंबर तीसरा है। साथियों ध्यान रखिएगा, वर्ष 1914 में गुरुदत्त सिंह द्वारा कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को किराए पर लेकर भारतीय यात्रियों को कनाडा ले जाया गया था और कनाडाई अधिकारियों द्वारा प्रवेश न दिए जाने पर यह जहाज वापस कोलकाता लौट आया, जहां ब्रिटिश पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, विकल्प तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय रहने वाले गदर क्रांतिकारियों का मुख्य आधार स्थल यानी मुख्यालय कहाँ था? तो साथियों इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी अमेरिका में। विकल्प दूसरा सही है। ध्यान रखिए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और बाबा सोहन सिंह ने 1913 में मेरे भाई अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और इनका साप्ताहिक पत्र भी आता था जिसका नाम था गदर। ठीक है ना, गदर नाम से प्रकाशित होता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर है 71 और सवाल है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, विकल्प तीसरा सही है। साथियों भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था और बाद में 1882 में मेरे भाई उदारवादी विचारों के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने, कौन? लॉर्ड रिपन ने इसे पूरी तरह निरस्त कर दिया था। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लॉर्ड रिपन है उनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन को। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 72 और सवाल है कि वर्ष 1931 में आयोजित कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो साथियों सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प दूसरा सही है। ध्यान रखिए, कराची अधिवेशन होता है आपका 1931 में और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। परंतु इस अधिवेशन में प्रस्तुत ऐतिहासिक मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, ये ध्यान रखना है। साथियों यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर मौलिक अधिकारों और न्यूनतम मजदूरी और आर्थिक नीतियों का स्पष्ट खाका खींचा था और तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प दूसरा हमारा सही है। साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि अनेकता में एकता ये जो शब्द है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की किस किताब से लिया गया है, ये आपको बताना है, कमेंट करके जरा बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों प्रश्न है कि कांग्रेस के किस ऐतिहासिक सत्र में कार्य समिति को देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो सही उत्तर है मेरे भाई लाहौर सत्र 1929 में, विकल्प तीसरा सही है। 1929 में, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस कार्य समिति को यह पूर्ण अधिकार दिया गया कि वह देश में देश में जब भी उचित समझे सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे दंडी यात्रा जब चाहे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साथियों इसी अधिवेशन में मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज का तिरंगा फहराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर है 74 और सवाल है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस नवीन राजनीतिक दल की स्थापना की थी। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो मेरे भाई सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ध्यान रखिए, त्रिपुरी संकट और कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक वामपंथी दल की स्थापना की थी। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों को एक मंच पर लाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को तेज करना था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 75 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विविधता के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है साथियों कि कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों यानी विद्यालयों और कॉलेजों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। कारण है कि भारतीय संविधान के प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए, देखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर पहला है, यानी विकल्प ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। साथियों, इस बात को समझिए कि भारतीय संविधान विविधता का पोषण करता है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में स्पष्ट रूप से बताता है कि इसके अंतर्गत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वे अपने शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। तो ये हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में इसका प्रावधान किया गया है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको बताना है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अवधारणा व्यक्ति की विशिष्ट दक्षताओं और विशेषताओं की पहचान करने में बाधा उत्पन्न करती है और उसके विकास को अवरुद्ध करती है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं। साथियों, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई एक निश्चित छवि बना लेते हैं, जैसे रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, ये है स्टीरियोटाइप। एक वो होता है जैसे कि हम किसी के बारे में पहले से ही कोई एक छवि बना लेते हैं और उसे उसी सांचे में ढाल देते हैं, उसे ही हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यह व्यक्ति की अनूठी और योग्यताओं और विशेषताओं को उभरने से रोकता है। साथियों, रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब है किसी विशेष चीज को लेकर के विशेष दिमाग में बैठा लेना धारणा। जैसे लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़कियां ट्रेन नहीं चला सकती, इस तरह की जो धारणा है ये रूढ़िबद्ध धारणा है मेरे भाई। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 77 है और आपको बताना है कि संसदीय शासन पद्धति की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, और दूसरा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। दोनों कथन में आपको बताना है कि क्या ए बी दोनों सही है या ए बी दोनों गलत है, ये सही है, बी गलत है, या ए गलत है, बी सही है। ध्यान रखिए साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ए तो सही है लेकिन बी गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई, तो इसको समझिए। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से ही होता है और वह सामूहिक रूप से विधायिका विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए कथन दूसरा आपका गलत है, ये ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, नहीं मेरे भाई, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र में गतिवाद किस प्रकार से प्रतिबिंबित होता है। पहला कथन है कि सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से, और दूसरा कथन भी कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से। अब आप बताइए कि गतिवाद किस
प्रकार से प्रतिबिंबित होती है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। बताइए। सही उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ए और बी दोनों सही है। देखिए, लोकतंत्र एक गतिशील व्यवस्था है। इसमें सरकार नई योजनाएं और कानून बनाकर जनता के कल्याण का प्रयास करती है, और वही जनता और विभिन्न समूह अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलनों और बहसों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि भारत के अनियमित वेतनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं? देखिए, पहला कह रहा है कथन कि मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है। दूसरा कि जब मजदूर बीमार होता है तो उन दिनों नियोक्ता तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है। तीसरा कि कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। कभी कभी मजदूर से ज़्यादा देर तक, काफ़ी देर तक, कुछ घंटे अधिक काम करवाया जाता है। और चौथा कि नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से विकल्प सही है। तो साथियों, जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ए, सी और डी, आपका ये तीनों सही है। बाकी कथन बी गलत है। क्यों गलत है तो ध्यान से समझिए। देखिए, पहली बात तो ये कि नियमित या दहाड़ी मजदूरों को बीमारी के दिनों में कोई भुगतान या चिकित्सीय लाभ नहीं मिलता है। उन्हें केवल काम के दिन ही नकदी मिलती है, और काम के घंटे अनिश्चित होते हैं, और रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती है। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ए, सी और डी सही है, बाकी हमारा बी गलत है कि उनको तनख्वाह मिलता है बीमार के दिनों में, तो ऐसी बात नहीं है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़िए फिर आगे देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित रोजगार की स्थितियों और उनसे संबंधित पेशों का सही मिलान कीजिए। मतलब किसका कौन सा कार्य होता है, इसी का बस मिलान करना है आपको। बताइए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, कपड़ा फैक्ट्री का मालिक, कृषि मजदूर। और बताइए किसको क्या कहते हैं। पढ़ लिए। अब आइए विकल्प के तरफ। 4 विकल्प हैं, अब बताइए आप कौन सा विकल्प सही होगा। साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर एक नियमित वेतनधारी कर्मचारी होता है। इसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ और आप फिर समझिए। जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होता है वह एक नियमित वेतनधारी कर्मचारी होता है, ठीक है ना। सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति स्वरोजगार युक्त होता है, तो 2 का ये है। कपड़ा फैक्ट्री का मालिक नियोक्ता होता है, और मजदूर अस्थायी वेतन वाला होता है, श्रमिक होता है। तो ये सही विकल्प है आपका। आगे अगले प्रश्न की तरफ चले। तो प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से क्यों बेहतर स्वरूप माना जाता है। लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से क्यों बेहतर स्वरूप माना जाता है, इसके पक्ष में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है साथियों कि यह लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा कि यह एक प्रतिनिधि सरकार है। तीसरा कि यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। अब लोकतंत्र सरकार, देखिए, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। तो अब आपको ये बताना है कि लोकतंत्र जो सरकार है वो क्यों बेहतर होती है, ये आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, पहले विकल्प आप देख लीजिए फिर मैं बात करूंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। देखिए, लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी प्रतिनिधि बना के भेजती है, और सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। यह नागरिकों की सभी व्यक्तिगत और दैनिक जरूरतों को स्वतः सीधे पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए आपका कथन सी जो है ना वो गलत हो जा रहा है। यह कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है, ऐसा नहीं है। सरकार व्यक्ति के सारी जरूरतों को पूरा नहीं करती है, इसलिए कथन सी आपका गलत है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि संचार माध्यमों, मीडिया और लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन है कि निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम यानी मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण है कि अधिकांश समाचार माध्यम यानी मीडिया जैसे कि टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। तो अब आपको बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। पहले विकल्प आप देखिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होंगे। साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। क्यों मेरे भाई? तो लोकतंत्र में मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि नागरिकों तक सही सूचना पहुंचे, इसलिए ए जो है यानी कारण तो सही है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश मीडिया घरानों पर बड़े व्यावसायिक घरानों का नियंत्रण है जो उसके स्वतंत्र और संतुलित स्वरूप को प्रभावित कर रहा है। तो आर भी सही है, लेकिन ए की सीधी तार्किक व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए का कारण आर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है और आपको बताना है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था में सत्तियों के बंटवारों का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का हस्तक्षेप यानी भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। और दूसरा कथन कह रहा है कि सरकार सभी अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबके बीच शक्तियों का संतुलन और नियंत्रण बना रहना चाहिए ताकि कोई एक अंग निरंकुश न हो सके। अब आपको बताना है कि सही कथन कौन सा होगा। जो आपने देखा पढ़ा उनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे भाई दोनों विकल्प बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाता है। ध्यान रखिए, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों प्रमुख यानी विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो लागू करता है और न्यायपालिका जो व्याख्या करता है को अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, आपको बताना है, पहला कथन है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है और संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। दूसरा, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसके बाद उसका अभिभाषण होता है। अब आपको ये बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाता है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करने यानी सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने के साथ साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग बुलाकर अभिभाषण देने की शक्ति रखते हैं। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों बताइएगा, क्वेश्चन नंबर है 85 और सवाल ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में निम्नलिखित में से किस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को बुलाए बिना संसद में नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पास नहीं किए जा सकते हैं, प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, नए राज्यों के निर्माण, उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, साथ में धन विधेयक, संचित निधि पर भारतीय व्यय या राज्य हित से जुड़े विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है। साथियों बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब संसद का सत्र न चल रहा हो? सही उत्तर है इसका मेरे भाई ऑप्शन नंबर पहला, यानी अनुच्छेद 123 के अनुसार। देखिए, संविधान का आर्टिकल 123 कहता है कि यदि किसी समय संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है और आपको बताना है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और कम करने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ तक कि वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। कारण है कि राष्ट्रपति को सैन्य प्रशासन द्वारा दी गई सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो मेरे भाई सही उत्तर आपको बताना है। विकल्प देखिए, सही उत्तर बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यान रखिए मेरे भाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, ए सही है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड समेत तमाम सजाएं माफ कर सकते हैं। लेकिन कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति सैन्य प्रशासन या कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के तरफ। और सवाल है मेरे भाई कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो यह आर्टिकल 143 है, यानी अनुच्छेद 243, विकल्प दूसरा आपका सही है। साथियों, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यह बात अनुच्छेद 43 में है। हालांकि यह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। अब आगे बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, ध्यान दीजिएगा। साथियों, आपके सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। सवाल है मेरे भाई कि राष्ट्रपति की वीटो यानी निषेधाधिकार शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए। अब इधर आपको बताना है आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अब बताना है कि कौन किससे संबंधित है। एक तरफ है राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, इसको किस प्रकार का वीटो कहते हैं? वोट कहते हैं। आपको दूसरा बताना है निलंबनकारी वोट क्या होता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अर्थात अपनी अनुमति को सुरक्षित रखता है। तो कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प है, बताइए। ध्यान से समझिए मेरे भाई। आत्यंतिक वीटो में अनुमति रोकी जाती है, निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और जेबी वीटो में विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लिया जाता है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 और जब आपको बताना है और सही जवाब देना है। साथियों, भारतीय इतिहास में किस राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया था? बताइए। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर है ज्ञानी जेल सिंह, विकल्प दूसरा आपका सही है। साथियों, वर्ष 1986 में मेरे भाई तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में अपनी जेबी वीटो का प्रयोग किया था और भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था। उसके बाद इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है और आपको बताना है कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, जो आर्टिकल 53 में दिया गया है। दूसरा कि राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं तथा संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध की घोषणा या
उसकी समाप्ति करते हैं। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल ठीक हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वह सेना की प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और संसद की अनुमति से युद्ध या शांति की घोषणा करते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है और बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किन विशेष परिस्थितियों में अपने विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। दूसरा, पदाधिकारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो। और सी, कि यदि सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है आप देखिए पहले विकल्प और सही उत्तर बताइए। ध्यान रखिए, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, परंतु त्रिशंकु लोकसभा प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु या अविश्वास प्रस्ताव जैसी विशेष परिस्थिति में वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुल कितनी स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी 3। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। पहला, राष्ट्रपति आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में जिसका जिक्र है। राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 में जिसका जिक्र है। वहीं वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में जिसका जिक्र है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों शक्तियां प्रदान की गई हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है और आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति के आपातकाल के घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऐसी घोषणा को संसद के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है, न कि साधारण बहुमत से। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह बात किस आर्टिकल में दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह 356 में है। विकल्प दूसरा आपका सही है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस प्रकार की घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन होना आवश्यक होता है। यह भी ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि देश में वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो साथियों, अभी हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 360 के तहत विकल्प तीसरा आपका सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 97 है और सवाल है, बताइएगा कि भारतीय इतिहास और वर्तमान स्थिति के अनुसार देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो साथियों, ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बताइए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के संदर्भ में सही युग्म चुनिए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य, वर्तमान में प्रावधान समाप्त है, तथा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से 12 सदस्य। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। चारों पढ़िए और बताइए। ध्यान रखिए साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य तथा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज क्षेत्र से 12 सदस्य। साथियों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान संविधान के
104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 99 है और आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम वैधता या जीवन काल संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितना होता है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला यानी 6 सप्ताह। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनर्बैठक के बाद 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है। ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है और आपको ये बताना है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है परंतु वह इसका प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकते सामान्य परिस्थितियों में। ये बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे सभी विकल्प बिल्कुल ठीक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपने अधिकांश कार्यों का निष्पादन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। तो ये आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सीटेड एग्जाम में पेपर 2 एसएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए थे। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे और नेक्स्ट एग्जाम जो भी बीपीएससी टीआरई 4 है या यूपी सुपर टेट है उनसे संबंधित तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।